हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 10 थ्योरी ऑफ सप्लाई। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सप्लाई का मीनिंग, क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई में डिफरेंस, स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल और इन कर्व्स के बारे में बताया। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा होता है? आपको मालूम है कि सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था। वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं प्राइस और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम क्वांटिटी सप्लाइड। जो सप्लाई कर्व बनता है लाइक दिस, पॉजिटिवली स्लोप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, showing positive relationship between price and quantity supplied. As price rises, supply also rises. As price falls, supply also falls. अब ये जो स्लोप है ये क्या चीज है? स्लोप है रेशो। किसका रेशो? चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का जो रेशो होता है दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ सप्लाई का। हम क्या करते हैं इसको देखने के लिए, सपोज हम कोई भी पॉइंट लेते हैं सप्लाई कर्व पर। हमने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर प्राइस है OP और क्वांटिटी है OQ। सपोज प्राइस राइजेस, इट बिकम्स P1। प्राइस राइज हुई P1। अब प्राइस के राइज होने से सप्लाई भी राइज हुई Q1। When price rises, supply also rises. अब आप देख रहे हैं कि चेंज आया किसमें? प्राइस में। कितना चेंज आया? ये डेल्टा P, डेल्टा जो साइन है वो चेंज का इंडिकेटर है। अब ये जो क्वांटिटी में चेंज आया, क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दैट इज कॉल्ड डेल्टा Q। तो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व को हम लिखेंगे is equal to delta P upon delta Q. This change divided by this change. This is called slope of supply का। आपको याद होगा मैंने डिमांड वाले चैप्टर में भी सेम कराया था, लेकिन उसमें आगे नेगेटिव साइन आता था क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, लेकिन प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो फॉर्मूला सेम आएगा, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन नहीं है। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई को, किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को जो प्रोड्यूसर या सप्लायर या सेलर सप्लाई करेगा, कौन कौन से फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिन करते हैं। डिटर्मिन करने का क्या मतलब है कि किस फैक्टर के कारण से सप्लाई इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, राइज होती है या फॉल होती है, एक ही बात है। तो हम सप्लाई फंक्शन करेंगे। सप्लाई फंक्शन के लिए कोई भी कमोडिटी ऐसे लिखेंगे हम SX। X कोई भी कमोडिटी हो सकती है। X कमोडिटी की सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ मतलब रिजल्ट ऑफ, इज द फंक्शन ऑफ क्या क्या? PX, PR, MF, G, PF, T, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। ये सारे डिटर्मिनेंट्स, इनकी शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी है। अब हम वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सप्लाई फंक्शन मीन्स सप्लाई किसका फंक्शन है? कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो सप्लाई को डिटर्मिन करते हैं, यानी किन फैक्टर्स पर सप्लाई डिपेंड करती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर इज प्राइस ऑफ कमोडिटी X। जिस X कमोडिटी की सप्लाई की बात हो रही है उसी की ही प्राइस। कोई
कोई भी कमोडिटी हो सकती है, आइसक्रीम हो सकती है, क्लोथ हो सकता है, शूज हो सकते हैं, बैग हो सकता है। तो कोई भी कमोडिटी की प्राइस, कोई भी कमोडिटी की सप्लाई उसी की ही प्राइस पर डिटरमिन करती है। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स मीन्स बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं रिमेनिंग द सेम, व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई आल्सो राइजेस, व्हेन प्राइस फॉल्स सप्लाई फॉल्स। प्राइस राइज होने पर सप्लायर जो है वो ज्यादा सप्लाई क्यों करता है? क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, और प्राइस के कम होने पर उसके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, इसलिए कम सप्लाई करता है। सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी। ये था पहला फैक्टर। नेक्स्ट है पीआर। पीआर मींस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में सपोज सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? टी एंड कॉफी है, या कुछ और भी ले सकते हो, इंक पेन, बॉल पेन, जो भी आप ले सकते हो। अब आपने सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। सपोज टी का जो सेलर है या टी का प्रोड्यूसर है, उसने टी की प्राइस को राइज कर दिया। अब कॉफी की सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कॉफी का सेलर है वो भी वेट करेगा कि कॉफी की प्राइस जब राइज हो तब वो उसकी सप्लाई को इंक्रीज करे। टी का सेलर या टी का प्रोड्यूसर अगर टी की प्राइस राइज हो जाती है तो वो सप्लाई को बढ़ा देगा, लेकिन हम रिलेटेड गुड देख रहे हैं, यानी कॉफी की सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा? कॉफी की सप्लाई पहले से कम हो जाएगी। कॉफी का सेलर भी वेट करेगा कि कॉफी की प्राइस राइज हो तो वो इसकी सप्लाई को इंक्रीज करे। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है एनएफ, यानी कि नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स, फर्म क्या होता है? प्रोड्यूसिंग यूनिट, उस चीज को प्रोड्यूस करने वाली जो फर्म्स हैं उनका क्या नंबर है। सपोज किसी चीज को प्रोड्यूस करने वाली पहले 3 फर्में हैं, 3 प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं। अब 2 फर्में मार्केट में और आ गई, फर्म्स हो गई 5। अंडरस्टूड है, सप्लाई बढ़ेगी। जो 2 फर्म्स आई हैं मार्केट में वो भी प्रोड्यूस करने के लिए आई हैं, सप्लाई करने के लिए आई हैं, तो उस कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाता है, सपोज एक फर्म जो है वो एग्जिट कर जाती है, मार्केट से चली जाती है, तो 2 फर्म्स रह जाएंगी, तो सप्लाई कम हो जाएगी। When number of firms rises, supply also rises. When number of firms falls, supply also falls. Next is G. G stands for goal of the firm. Goal of the firm. Goal मतलब ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। उस फर्म के प्रोड्यूस करने का क्या गोल है? अगर तो किसी फर्म का गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हर फर्म का अपना गोल अलग अलग होता है। मेनली 2 गोल होते हैं, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर तो एक फर्म का गोल है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी उसने अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, तो वो ज्यादा प्राइस पर ही सप्लाई को ज्यादा करेगी, यानी हाई सप्लाई विल बी एट हायर प्राइसेस ओनली। अगर फर्म का गोल है सेल्स को मैक्सिमाइज करना, क्वांटिटी ज्यादा उसकी सेल हो, यूनिट्स उसकी ज्यादा बिकें, तो वो लो प्राइस पर भी सप्लाई को बढ़ा सकती है, या एग्जिस्टिंग प्राइस पर भी सप्लाई को बढ़ा सकती है। ये डिपेंड करता है गोल पर कि फर्म का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या सेल्स मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट आता है पीएफ। पीएफ का मतलब है प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्राइसेस ऑफ इनपुट्स। प्राइसेस ऑफ इनपुट्स। इनपुट क्या होते हैं? इनपुट्स होते हैं जो आउटपुट के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, लेबर लगाया, मशीनें लगाई, इनको हम इनपुट्स कहेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी सेम बात है। मेनली देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। एक प्रोड्यूसर किसी भी चीज को प्रोडक्शन करता है तो उसे ये 4 फैक्टर्स चाहिए होते हैं। अगर इन फैक्टर्स की प्राइस बढ़ जाए, जैसे लैंड का ज्यादा रेंट देना पड़े, लेबरर्स की वेजेस बढ़ जाएं, रॉ मटेरियल की प्राइस जो है वो बढ़ जाए, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ जाएं, तो इसे हम कहेंगे प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्राइसेस ऑफ इनपुट्स राइज कर गए हैं। अगर प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन राइज कर जाएंगे तो प्रोड्यूसर के लिए उस चीज को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, वो ज्यादा आएगा। अगर कॉस्ट ज्यादा आएगी तो वो सप्लाई कम कर देगा। अगर उसके खर्चे ज्यादा आ रहे हैं तो उसके पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो क्या करेगा, सप्लाई को कम कर देगा। एंड वाइस वर्सा, अगर प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम हो गए हैं, रेंट कम हो गया है, लेबरर्स की वेजेस कम हो गई हैं, या रॉ मटेरियल सस्ता हो गया है, या कोई भी आप लगा लीजिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस डाउन हो गई है, तो क्या होगा कि सप्लायर जो है उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो वो सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। यानी इनवर्सली रिलेटेड है सप्लाई किससे, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम फैक्टर दैट इज टी। टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी। हर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी होती है। अगर टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाए, उस चीज को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी जो है वो अपडेट हो जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए, तो क्या होगा, उस चीज की सप्लाई बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजी के अपडेट होने से क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डाउन जाएगी। अपडेटेड टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करे और सप्लाई को बढ़ा दे। अगर टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, पुरानी पड़ जाती है, तो क्या होगा, खर्चे ज्यादा आएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर इज EX. EX stands for expected future price. Expected future price. कोई भी कमोडिटी, एक्स कमोडिटी जिसकी सप्लाई की बात चल रही है, एक प्रोड्यूसर या सप्लायर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो वो एट प्रेजेंट कम सप्लाई करेगा। वो आने वाले टाइम की वेट करेगा कि जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा सप्लाई करके प्रॉफिट अर्न करेगा। लेकिन अगर एक प्रोड्यूसर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस डाउन हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, एट प्रेजेंट सप्लाई को बढ़ा देगा और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि आने वाले टाइम में प्राइस कम हो जाएगी तो उसे कम प्राइस पर आने वाले टाइम में अगर बेचेगा तो प्रॉफिट कम होंगे, तो एट प्रेजेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वांटिटी निकालेगा, यानी सप्लाई को बढ़ाएगा। लास्ट है GP. GP स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में मेनली 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है टैक्सेशन और दूसरा आता है सब्सिडीज। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट जो है हाउस होल्ड सेक्टर पर, प्रोड्यूसर सेक्टर पर टैक्स लगाती है और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर सेक्टर को सब्सिडीज भी देती है। सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी होता है फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट, जो कि वापस नहीं लेती है। कोई भी प्रोड्यूसिंग यूनिट में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। अब इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग देखेंगे। सपोज जिस सप्लाई एक्स कमोडिटी की सप्लाई की बात हो रही है, इस पर गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया। टैक्स के इंक्रीज करने से क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है उसे उस चीज़ को प्रोड्यूस करना जो है वो महंगा पड़ेगा, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी, इसलिए वो उसकी सप्लाई को कम कर देगा। अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी और वो सप्लाई को बढ़ा देगा। दूसरी तरफ सब्सिडी,
अगर एक प्रोड्यूसर को सब्सिडी मिलती है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, सपोज मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ कोई चीज़ और उसकी जो पर यूनिट मुझे प्रोडक्शन की कॉस्ट पड़ रही है वो 10 रुपये पड़ रही है, और गवर्नमेंट ने मुझे 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दे दी या 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दे दी। अब मेरे लिए क्या हो गया, वो 1 रुपया या 2 रुपया मुझे कम पड़ेंगे, यानी मेरे लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आएगी, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो ये सारे हमने जो फैक्टर्स किए या डिटर्मिनेंट्स किए, इनसे हम ये जान सकते हैं कि सप्लाई किसी भी कमोडिटी की राइज होगी या फॉल होगी। ये फैक्टर्स अलग अलग अपने तरीके से सप्लाई को कैसे अफेक्ट करते हैं या सारे मिलकर जो है वो सप्लाई को कैसे अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड किया था, सेम जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई क्या चीज है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग्स यानी मैंने अभी आपको डिटर्मिनेंट्स कराए, तो प्राइस के अलावा जो बाकी डिटर्मिनेंट्स हैं उन्हें अदर थिंग्स कहेंगे, अदर फैक्टर्स कहेंगे। अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल या अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। Positive relationship. When price rises, supply also rises. When price falls, supply also falls. There is direct and positive relationship between price and supply. क्या other things remaining the same या other things being equal. Other things remaining the same का मतलब है कि other factors का effect नहीं पड़ेगा अगर हम सिर्फ कमोडिटी की सप्लाई का और उसकी प्राइस के साथ रिलेशन देखें कि उसी की प्राइस बढ़ जाती है तो सप्लाई बढ़ेगी और उसकी प्राइस कम हो जाती है तो सप्लाई कम हो जाएगी। अब हम लॉ ऑफ सप्लाई को देखेंगे शेड्यूल से और डायग्राम से, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व सेम बनाना है आपको। पहले हम शेड्यूल बनाते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस 1, 2, 3, 4 रुपीज़ में आएगा और ये यूनिट्स में आएगा। 10, 20, 30, 40 भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। 100, 200 कोई भी डाटा दे सकते हैं। शोइंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, ये शेड्यूल है। व्हेन प्राइस इज 1, क्वांटिटी सप्लाइड इज ऑफ 10 यूनिट्स। व्हेन प्राइस राइजेज यू कैन सी क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो राइजेज। पॉजिटिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये है शेड्यूल। शेड्यूल क्या होती है, जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर रही है। ये कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसी को ही करेंगे हम डायग्राम से। डायग्राम भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जो इंडिविजुअल फर्म का था। अब प्राइस को वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम, क्वांटिटी सप्लाइड को एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं। क्वांटिटी सप्लाइड पूरा लिख सकते हैं। प्राइस 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बिना उसके भी नंबरिंग करे भी आप बना सकते हो। 10, 20, 30, 40। आप जब इनके पॉइंट्स लगाओगे तो सप्लाई कर्व जो है वो आपका ऐसा बनेगा, लाइक दिस, SS कर्व। वही पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। When price is low, quantity supplied is low. When price is high, quantity supplied also high. Showing positive या direct relationship between price and quantity supplied. Upward sloping curve है from left to right. ये है law of supply. अब ये जो law of supply है, यानी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में जो पॉजिटिव रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसके लिए हमें कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी, यानी कुछ चीज़ें हमें माननी पड़ेंगी, तभी ये जो रिलेशनशिप है इट विल वर्क, अदरवाइज इट विल नॉट। हम कुछ चीज़ें एज्यूम करेंगे जिन्हें हम एजम्पशंस कहते हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें हम एज्यूम करते हैं किसी भी लॉ को, थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए। एजम्पशंस क्या है? एजम्पशंस हैं वही अदर फैक्टर्स जो कांस्टेंट रहेंगे, जो इक्वल रहेंगे। मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। अब अदर फैक्टर्स क्या है, उनमें आप बारी बारी से लिख सकते हैं कि देयर विल बी नो चेंज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स, देयर विल बी नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन,
there will be no change in goal of the firm, there will be no change in expected future price, there will be no change in government policy. जो अदर फैक्टर्स थे बस उनका नाम देना और ये बताना है कि इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी there will be no change in other factors. other factors आप एक एक करके 4-5 assumptions बता सकते हैं कि इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये हम assume कर रहे हैं, ये हम मान रहे हैं, तभी प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा. When price rises, supply rises. When price falls, supply falls. तो ये था लॉ ऑफ सप्लाई, उसका मीनिंग, शेड्यूल, डायग्राम और assumptions. अब हम इसी से रिलेटेड कर रहे हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई. जैसे हमने एक्सेप्शंस टू द डिमांड भी किया था, अब है एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस का क्या मतलब होता है? एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि कुछ अलग बातें, कुछ डिफरेंट जो इसमें फिट नहीं होता है, यानी वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अलग हटके हैं, जो प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे. यानी ऐसे में जो सप्लाई कर्व है एक्सेप्शंस में वो पॉजिटिवली स्लोप्ड नहीं बन रहा है, इसकी कोई और शेप भी हो सकती है. तो ये एक्सेप्शंस या अलग बातें या अलग बिहेवियर या अलग फैक्टर्स क्या चीज़ है? पहला क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, आपको मालूम है कि इनका जो प्रोडक्शन है वो नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. बहुत बार हम चाह के भी इसकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, यानी प्राइस राइज करने पर भी हम इस सप्लाई को नहीं इंक्रीज कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? कि जैसे मान लो कि अनटाइमली रेनफॉल हो गया, एक्सेसिव रेनफॉल हो गया, फ्लड्स आ गए, ड्रोट आ गया, तो प्राइस के बढ़ने पर भी हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते. ऐसे में ये भी हो सकता है कि प्राइस राइज हो रही है और सप्लाई फॉल हो रही है, तो नेगेटिव रिलेशनशिप भी हो सकता है. नेक्स्ट है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स. पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मिल्क है, खाने की ज़्यादातर चीज़ें जो है ये पेरिशेबल होती हैं. तो इन चीज़ों की सप्लाई प्रोड्यूसर तब भी बढ़ा सकता है अगर इनकी प्राइस कम हो, क्योंकि जो वेजिटेबल सेलर, फ्रूट सेलर, मिल्क सेलर होते हैं उनको ये लगता है कि अगर हम स्टोर करेंगे, नेक्स्ट डे सेल करेंगे तो नेक्स्ट डे जो है स्टेल हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी. तो कई बार प्राइस कम होती है लेकिन सप्लाई उसकी बढ़ रही होती है. नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सोशली डिस्टिंक्ट है, यानी बिल्कुल अलग होती है, तो उनकी प्राइस के बढ़ने पर भी उनकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती है. जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होती हैं, इनकी चीज़ें कई बार नीलाम होती हैं, इनका बेंगलो नीलाम हो रहा है, इनकी चीज़ें नीलाम हो रही हैं. सपोज सचिन क्रिकेटर है, उनका बैट नीलाम हो रहा है. अब बैट तो एक ही होगा, लेकिन उसको लेने वाले लोग अगर प्राइस को बढ़ाई जा रहे हैं तो भी बैट की सप्लाई नहीं बढ़ सकती. इसके बाद आप ये भी डाल सकते हो कि जो चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं, जिनका ट्रेंड नहीं रहता है, तो ऐसी चीज़ें भी प्राइस के कम होने पर भी उनकी सप्लाई बढ़ रही होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर को पता होता है, सेलर को पता होता है कि अगर उन्होंने कम प्राइस पर भी सेल नहीं की या सप्लाई नहीं बढ़ाई तो आने वाले टाइम में उनकी ये चीज़ें बिल्कुल भी सेल नहीं होगी. तो आउटडेटेड चीज़ें यानी जो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती हैं, तो कई बार उनकी प्राइस के कम होने पर भी उनकी सप्लाई बढ़ सकती है. तो रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक.